मैं अजीत सिंह, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तातारपुर इस्तमुरार, ज़िला रेवाड़ी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक उपग्रह प्रसारण में आज हम 12वीं कक्षा के विषय राजनीति विज्ञान के उपविषय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पर चर्चा करेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को हमने सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा है, जिसमें आज व्याख्यान के द्वितीय भाग पर चर्चा होगी। व्याख्यान का उद्देश्य। आज के व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों को समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की विस्तार से जानकारी देना है, ताकि विद्यार्थी विश्व में अमेरिका की शक्ति तथा उसके वर्चस्व के समक्ष चुनौतियों से भली भांति परिचित हो सकें। व्याख्यान का क्षेत्र। आज के व्याख्यान में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अध्याय का परिचय, वर्चस्व से क्या अभिप्राय है, किसे कहा जाता है वर्चस्व, वर्चस्व के विभिन्न पक्ष अर्थात आयाम कौन कौन से हैं, वर्चस्व से कैसे निपटें, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, किस प्रकार के अवरोध का सामना अमेरिकी वर्चस्व कर रहा है, अमेरिका तथा भारत के संबंध वर्तमान स्थिति में या आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह के हैं। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। अब दुनिया में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। विश्व एक ध्रुवीय बन गया था। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने का प्रयास करेंगे। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उभार की शुरुआत हम प्रथम खाड़ी युद्ध से, जैसा कि हमने व्याख्यान के प्रथम भाग में स्पष्ट किया है कि किस तरह अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियारों का प्रयोग करके कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करवाया। प्यारे बच्चों, वर्चस्व की अवधारणा के सहारे अमेरिका के प्रभुत्व की प्रकृति को समझने व अमेरिका के वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का भी अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, दुनिया के देशों के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, और अंत में हम अमेरिकी वर्चस्व के सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं और उनका हर संभव समाधान क्या हो सकता है, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय के परिचय के विषय में हम द्वितीय भाग में व्याख्यान के द्वितीय भाग में चर्चा कर रहे हैं। अध्याय के इस व्याख्यान में अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति के बारे में, उसकी और विस्तार के को समझने का प्रयास हम इस पाठ में करेंगे। अमेरिका तथा भारत के संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के संबंधों पर भारतीय विशेषज्ञों की राय भी जानने का प्रयास करेंगे। वर्चस्व का अर्थ। राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इंसान की तरह प्रत्येक समूह शक्ति पाना और उसे बनाए रखने का प्रयास करता है। प्रत्येक आदमी भी इसी प्रयास में लगा रहता है। इसी प्रकार विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों का समूह ताकत पाने और उसे कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना होगा। 1945 से 1991 तक विश्व 2 गुटों में अमेरिका और सोवियत संघ के
नेतृत्व में 2 अलग अलग शक्ति केंद्रों में बटा हुआ था। 1991 के बाद विश्व पटल पर शक्ति का एक ही केंद्र अस्तित्व में रह गया, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र रह गया और इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व शक्ति को इंगित करने के लिए हेजेमनी शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा उचित होगा। हेजेमनी शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था, उसकी सैन्य क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता था। वर्चस्व के मुख्य पक्ष, वर्चस्व के विभिन्न आयाम। नंबर 1 सैन्य वर्चस्व, नंबर 2 आर्थिक या ढांचागत वर्चस्व, नंबर 3 सांस्कृतिक वर्चस्व। सर्वप्रथम हम वर्चस्व के सैन्य पक्ष का अध्ययन करेंगे। वर्चस्व के सैन्य पक्ष में हम हेजेमनी शब्द के प्रयोग को यूनान से जोड़कर देखते हैं कि यूनान में हेजेमनी के लिए इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है, अर्थात हेजेमनी अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस के लिए प्रयोग किया जाता था। सैन्य शक्ति किसी भी देश के वर्चस्व की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि किसी भी देश की सैन्य शक्ति या सैन्य स्थिति अन्य देशों में उसकी क्षमता तथा प्रभाव को निर्देशित करती है। हेजेमनी शब्द का प्रयोग आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ और उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति ही उसकी रीढ़ का काम करती है। उसकी सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम अचूक एवं घातक वार करने की क्षमता उसके पास है। अपनी सेना को युद्ध भूमि से दूर सुरक्षित रखकर भी वह दुश्मन को उसके घर में पंगु बना सकता है, उसकी सैन्य प्रणाली को ध्वस्त कर सकता है। सैन्य शक्ति में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका से नीचे के 12 देशों को अगर हम एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए देखें तो जितना 12 देश अमेरिका के बाद अपने सैन्य क्षमता के विकास के लिए खर्च करते हैं, कहीं अकेला अमेरिका उन सब में ज़्यादा अपने रक्षा बजट से खर्च करता है। अमेरिका में पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास पर खर्च करता है। दोनों खाड़ी युद्धों व अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई कर लादेन की हत्या करके अमेरिका ने सैन्य वर्चस्व को साबित कर दिया। इसलिए सैन्य शक्ति के रूप में आज विश्व में अमेरिका का वर्चस्व माना जाता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह कोई भी देश अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सेना को विभिन्न भागों में विभिन्न कमान में बांट देता है, उसी प्रकार अमेरिका ने भी अपनी सशस्त्र सेना को पूरी दुनिया में, न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सशस्त्र सेना की कमान की संरचना की है। चित्र से साफ स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने अपनी सेना को विश्व की अंदर 6 कमान में बांटा हुआ है। अफ्रीकी कमान, मध्य कमान, यूरोपीय कमान, उत्तरी कमान, पैसिफिक कमान और दक्षिणी कमान। जब हम
इसके रक्षा बजट की बात करते हैं, अमेरिका के रक्षा बजट की बात करते हैं, तो इस चित्र से बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि इससे नीचे आने वाले 12 देश, यहाँ पर 15 देशों का वर्णन किया गया है, परंतु अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर जितना अपनी सैन्य सुरक्षा पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अकेले अमेरिका खर्च करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सैन्य मद में ज़्यादा खर्च करने वाले अधिकांश देश अमेरिका के मित्र और सहयोगी हैं। इस कारण अमेरिका को शक्ति से बराबरी कर पाने की रणनीति कारगर नहीं होगी। अब वर्चस्व का दूसरा पक्ष या दूसरा पहलू, जो इसको हमने दूसरे नंबर पर दर्शाया था, आर्थिक या ढांचागत वर्चस्व। वर्चस्व का दूसरा अर्थ वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है, लेकिन यह पक्ष पहले पक्ष से भिन्न होते हुए भी सैन्य पक्ष होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सैन्य पक्ष देश के सुदृढ़ आर्थिक ढांचे पर ही निर्भर करता है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, उस देश के पास पैसा है, तो उस देश की सेना भी मजबूत होगी, अर्थात उस देश का सैन्य वर्चस्व भी उतना ही मजबूत होगा, उस देश का सैनिक ढांचा भी उतना ही मजबूत होगा जितना कि उसकी आर्थिक स्थिति। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी से चलाने वाला एक देश जरूर होता है। विश्व में कोई ना कोई एक महाशक्ति या शक्ति के एक से अधिक केंद्र भी हो सकते हैं, जो अपने मतलब की चीज़ें बनाए रखने और उनको बरकरार रखने के लिए प्रयास करता है। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि भी उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत को एक खास ढांचे में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। इराकी इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं के मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। ऐसी चीज़ें जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को भी उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी न आए। आप देख रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएसए, यानी विश्व में भारत अमेरिका के व्यापार का एक बहुत बड़ा साझेदार है। कुछ वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे स्वच्छ वायु, सड़क, इंटरनेट, समुद्री व्यापार। ये कुछ एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सार्वजनिक वस्तुओं के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। अपनी समुद्री सेना के माध्यम से, अपनी नौसेना के माध्यम से समुद्री व्यापार के मार्गों के लिए नियम तय करता है और आबाद आवाजाही को सुनिश्चित करता है। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र में अधिकांश उपग्रह अमेरिका के ही हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा निर्देशित यह प्रणाली आज भी विश्व में प्रचलित है और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। विश्व बैंक, मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी वर्चस्व का ही परिणाम है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका की लगभग 28% हिस्सेदारी है।
यदि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ के व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व में कुल व्यापार में अमेरिका की 15% हिस्सेदारी है। अमेरिकी विश्व में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है और तथा आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए कुशल प्रबंधन को अमेरिका ने 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ही समझ लिया था। इसलिए विश्व का सर्वप्रथम बिजनेस स्कूल 1881 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्हार्टन स्कूल के नाम से शुरू किया। सन 1900 में अमेरिका ने MBA की पाठ्यक्रम शुरू किया, जबकि दुनिया के अन्य देशों में MBA की शुरुआत 1950 में जाकर हो सकी थी। अतः अमेरिका MBA की डिग्री को वैश्विक रूप देने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीसरा पक्ष, सांस्कृतिक वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप में सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जितना ये दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं उतना ही महत्वपूर्ण वर्चस्व का सांस्कृतिक पक्ष है। सांस्कृतिक या विचारधारा का पक्ष भी बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक वर्चस्व का रिश्ता सहमति गढ़ने से भी है, अर्थात अपनी संस्कृति के प्रति, अपने रीति रिवाज के प्रति, अपने नज़रिए के प्रति दूसरे देशों को सहमत करवाना। इसका मतलब कि सहमति गढ़ने से है, इसका आशय है कि सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा, कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वाले यानी अपने प्रभाव में रहने वालों को इस तरह सहमत करवा लेता है कि वे दुनिया को उसके नज़रिए से ही देखने लगते हैं, जिस नज़रिए से प्रभुत्वशाली वर्ग या देश दुनिया को देखता है। अर्थात जो उसके प्रभाव में, उसके प्रभुत्व में काम कर रहा है, वह उसी तरह अपने आप को ढाल लेता है जैसे कि एक वर्चस्वशाली देश में व्यवस्था होती है। इससे उसका वर्चस्व कायम होता है। प्रभुत्वशाली देश अपने प्रतिद्वंदी या कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह प्रभावित कर लेता है कि उससे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। इसमें रजामंदी का तरीका जोर ज़बरदस्ती से कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है। जोर ज़बरदस्ती के लिए हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सैन्य ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु रजामंदी में किसी भी प्रकार की ताकत का प्रयोग नहीं करना पड़ता। आज विश्व में अमेरिका ने केवल सैन्य व आर्थिक बढ़त ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक क्षमता में भी वृद्धि की है, वर्चस्व की व्यापकता को स्थापित किया है। सच्चाई यह है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के लिए जो धारणाएं विश्व में प्रचलित हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार और बर्ताव को प्रतिबिंबित करती है। इस तस्वीर से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार हमारी जो संस्कृति है वो अमेरिका की संस्कृति के प्रभावाधीन काम करती है। आज हम अधिकतर रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ बढ़ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी और कोला की तरफ हम बढ़ गए हैं और चिप्स, कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन्स यानी पैकेज्ड फूड की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। किस प्रकार आज हम कैफेटेरिया, पिज़्ज़ा, बर्गर
और अन्य खाद्य पदार्थों से अमेरिका की संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। नीली जींस आज हमारे व्यक्तित्व का एक प्रतीक बन गया है, जो अमेरिका के वर्चस्व का ही परिणाम है। आज सोवियत संघ तथा एशियाई और अफ्रीकी देशों में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर दुनिया के दूसरे और तीसरे विश्व के देशों में 2 पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा है। इसके बाद अमेरिकी शक्ति के रास्ते में कुछ अवरोध भी हैं, कुछ बाधाएं भी हैं। उसके वर्चस्व को आज चुनौती मिल रही है। उसके वर्चस्व के सामने अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। जब हम बाधाओं का जिक्र करते हैं तो उसके सामने सबसे बड़ी बाधा उसके खुद के वर्चस्व के भीतर ही मौजूद है। ऐसे आंतरिक अवरोध या बाधाओं का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, अमेरिका की संस्थागत बनावट। नंबर 2, जागरूक समाज व प्रेस। नंबर 3, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इतिहास इस बात का साक्षी है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व के में सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। ऐसे आंतरिक अवरोध या बाधाओं का हम इस प्रकार वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम हम अमेरिका की संस्थागत बनावट का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार अमेरिका की संस्थागत बनावट ही उसके वर्चस्व को चुनौती दे रही है। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के अंगों की शक्ति का बंटवारा अर्थात शक्ति पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत लागू है, और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। इससे स्पष्ट है कि अमेरिकी सरकार का आंतरिक ढांचा अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णयों पर अवरोध एवं संतुलन स्थापित करता है। नंबर 2, जागरूक समाज व प्रेस। अमेरिकी वर्चस्व में अवरोध पैदा करने वाली दूसरी अड़चन भी उसकी अंदरूनी ही है। अमेरिकी समाज अपनी प्रकृति से उन्मुक्त है, स्वच्छंद है, और वहाँ जनसंचार के साधन समय समय पर जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले ही कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्यों और तरीकों को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। जिस तरह हमारे यहाँ प्रेस और मीडिया हमारे जनमत को प्रभावित करने में कारगर सिद्ध हो जाता है, लेकिन वहाँ का जनमानस बड़ा जागरूक है, वहाँ का समाज जागरूक है। इसलिए मीडिया के प्रभाव, प्रेस के प्रभाव से वो कहीं ना कहीं अपनी जागरूकता के कारण गलत दिशा में जाने से बच जाता है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बड़ी बात कारगर भूमिका निभाती है। जैसे अफ़गानिस्तान में सैन्य अभियान को अधूरा छोड़कर सेना को वापस जाना पड़ा। वहाँ के समाज की ये मांग थी कि एक लंबे समय और बहुत बड़े धन की बर्बादी, लगभग रोज़ाना 300 लाख डॉलर का एक नुकसान अमेरिका को हो रहा था। इसलिए अफ़गानिस्तान से उसके समाज ने मांग की कि अपनी सेना को वापस बुलाया जाए। तीसरा अवरोध, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक ही संगठन ऐसा है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम लगा सकता है।
अमेरिका को उसकी मनमर्जी करने से रोक सकता है। इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। N फॉर नॉर्थ, A फॉर अटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का बहुत बड़ा हित इन नाटो संगठन के से जुड़े लोकतांत्रिक देशों से कायम है, अर्थात इसका बहुत बड़ा हित इन लोकतांत्रिक देशों के संगठन को कायम रखने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि नाटो के सदस्य देश उससे असंतुष्ट हों, इसलिए संभवतः नाटो में शामिल अमेरिका के सभी साथी देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सकें। अगर ऐसा होता है, अगर ये असंतुष्ट होते हैं अमेरिका से, तो ये अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा पैदा कर सकते हैं। इसके बाद वर्चस्व से कैसे निपटें, वर्चस्व का मुकाबला कैसे करें, कौन कौन सी नीतियां हम अपनाएं जिससे कि आज के वर्चस्व के दौर से हम निपट सकें। आज विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का दौर है। यह कब तक चलेगा, इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है, ये सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावाती सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सके। हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्धों पर कुछ अंकुश लगा सकता है, मुद्दों को सुलझाने के कुछ सुझाव दे सकता है, युद्धों को रोक नहीं सकता। फिर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। इससे स्पष्ट है कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति को जोड़कर मौजूद नहीं है। फिर भी कुछ बातें विचार योग्य अवश्य है। नंबर 1, भारत, चीन और रूस का गठबंधन। कुछ विशेषज्ञों का, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के गठबंधन से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की संभावना है। लेकिन इन देशों के मध्य आपसी मतभेद हैं, इन देशों के बीच अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इन देशों के बीच सीमा विवाद है, इन देशों के बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद है, और इन विभेदों के होते हुए इन देशों का गठबंधन नहीं हो सकता। नंबर 2, बैंडवैगन की नीति। बैंडवैगन की नीति के बारे में विशेषज्ञ मानते हैं कि जो भी वर्चस्वशाली देश है उसके प्रभुत्व में रहकर अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की राजनीति करनी चाहिए। वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा तर्कसंगत होगी, ज़्यादा असरकारक होगी। जैसे आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी तकनीकी का हस्तांतरण, निवेश और अमेरिका के साथ विरोध की बजाय मिलकर काम करना। अर्थात ये कहा जाता है कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। इस रणनीति पर काम करना होगा। बैंडवैगन की नीति का अर्थ ही जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए से लिया जाता है। अर्थात जिस दिशा की हवा बहे उस दिशा यानी हवा की दिशा के साथ साथ ही अपने आप को सामंजस्य, अपने आप को एडजस्ट कर लेना,
बैंडवैगन की पॉलिसी कहलाता है। इसमें ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। तीसरा, छुपा लेना। तीसरा जो विकल्प है कि वे अपने आप को वर्चस्वशाली देश की नज़रों से छुपा लें। हर मुद्दे पर वर्चस्वशाली देश के साथ अपने विवेक, अपने निर्णयों को साझा न करें, उससे यथासंभव दूर दूर रहें। जैसे चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। ये देश बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से अपने आप को बचाते हैं। चौथा विकल्प विश्वग्राम की स्थापना है। आपने यह तो सुना ही होगा कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। इंटरनेट और यातायात के साधनों ने पूरी दुनिया को एक विश्वग्राम में बदल दिया है, परंतु इन यातायात के साधनों और इंटरनेट यानी दूरसंचार के साधनों पर किसी न किसी एक विश्व शक्ति की चौधर है। इस विश्वग्राम में भी एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी हैं। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प है। अमेरिका से भारत के संबंध। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत कटुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय माहौल में मित्रविहीन हो गया था। प्रिय विद्यार्थियों, शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अकेला पड़ गया। ऐसे समय में वह मित्रविहीन हो गया था जब भारत को मित्र की अति आवश्यकता थी। इस दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का निर्णय लिया। इस नीति और उस समय के प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक एक आर्थिक सहयोगी बन गया है। हाल ही के वर्षों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। आओ हम इन दोनों बातों के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेंगे। नंबर 1, सॉफ्टवेयर निर्यात। भारत सॉफ्टवेयर निर्माण का एक बहुत बड़ा अड्डा है। भारत में बहुत अधिक सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। भारत के लिए 65% सॉफ्टवेयर का निर्यात अमेरिका को किया जाता है। अर्थात अमेरिका भारत के सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा बाजार है। नंबर 2, तकनीकी कर्मचारी। प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका में बोइंग विमान कंपनी सबसे बड़ी विमानन कंपनी है। अर्थात विमान बनाने वाली सबसे बड़ी एक कंपनी है, जिसमें 35% तकनीकी कर्मचारी अकेले भारतीय मूल के हैं। नंबर 3, सिलिकॉन वैली, जिसे भारतीयों का हब कहा जाता है। बहुत अधिक भारतीय वहाँ पर बसे हुए हैं और इस सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख भारतीय काम करते हैं। नंबर 4, उच्च प्रौद्योगिकी में हिस्सेदारी। आज भारत की तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सभी अमेरिका में
बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। वहाँ पर बहुत जो उच्च प्रौद्योगिकी वाली कंपनियां हैं, उनमें से 15% कंपनियों की शुरुआत भी भारतीय मूल के अनिवासी भारतीयों ने की है। इस तस्वीर से आप देख रहे हैं कि भारत आज अमेरिका का एक परम मित्र बना हुआ है। लगातार संबंधों को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है। चाहे ओबामा का कार्यकाल रहा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल रहा हो, चाहे जो बिडेन का कार्यकाल रहा हो, भारत के संबंधों को लगातार नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। इस तस्वीर से साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगातार एक मैत्रीपूर्ण बैठक और यात्राएं होती रहती हैं। भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में भारत के विशेषज्ञों की राय। भारत की विशेषज्ञों की अलग अलग राय है कि अमेरिका के साथ हमें किस प्रकार के संबंध स्थापित करने चाहिए, हमने इस के साथ अमेरिका के साथ संबंधों में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, हमें किस प्रकार से अमेरिकी संबंधों का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारे विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। भारत अमेरिकी संबंधों में विशेषज्ञों की 3 तरह की राय है। पहली प्रकार कहती है कि राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करें, भारत वाशिंगटन से अलगाव बनाए रखें और अपना ध्यान राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में लगाए, अर्थात अमेरिका का पिछलग्गू न बने बल्कि अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्माण करके राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करें। नंबर 2, वर्चस्व का फायदा उठाना। कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आज सारी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित है, इसलिए हमें प्रतिरोध की बजाय उसके वर्चस्व में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। नंबर 3, विकासशील देशों का गठबंधन बनाना। भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए तथा गठबंधन को ताकतवर बनाकर अमेरिका का प्रतिकार करें। अंत में हम इन सारी बातों से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत और अमेरिका वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक दूसरे के अच्छे रणनीतिक और आर्थिक साझेदार हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से संबंधों को सही दिशा देने के लिए भारत की विदेश नीति की कई रणनीतियों पर समुचित, एक सुमेलित, अच्छा मेल, एक अच्छा प्रबंधन, एक अच्छी नीति को तैयार करना होगा। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान से आपको इस अध्याय को समझने में या इस अध्याय के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस व्याख्यान से इस पाठ का, इस अध्याय का पूरा पाठ्यक्रम हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ को थोड़ा सा निरीक्षण कर लेते हैं। पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारे इस व्याख्यान का बच्चों को पूरा फ़ायदा मिला है। नंबर 1, अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। इस व्याख्यान में स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। नंबर 1, अमेरिका की संस्थागत बनावट। नंबर 2, जागरूक समाज व प्रेस। और नंबर 3, एटलांटिक संधि संगठन। प्रश्न नंबर 2, अमेरिका की आर्थिक वर्चस्वता को चुनौती कौन दे रहा है। हमने अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है
कि भारत, चीन और जापान आदि देश अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न, बैंडवैगन रणनीति क्या है? बैंडवैगन रणनीति वर्चस्वशाली देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना बैंडवैगन रणनीति कहलाती है। अब आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए गृह कार्य। पहला प्रश्न है कि वर्चस्व का क्या अर्थ है? वर्चस्व के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व का विस्तृत वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, भारत तथा अमेरिका के संबंधों पर एक नोट लिखें। प्यारे बच्चों, आपको इस एजुसेट प्रसारण के व्याख्यान से इन प्रश्नों का हल ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनें। आप इन प्रश्नों का आसानी से हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखें, अपने अध्यापक से चेक कराएं और जो भी कुछ समस्या इसके बावजूद भी आपकी को रहती है, कुछ बात समझ में नहीं आती है, अपने अध्यापक से उन तथ्यों को, उन बातों को भी जानने का प्रयास करें। अंत में मैं यही संदेश अपने विद्यार्थियों को देना चाहूँगा, एम हाई टू बी एन अचीवर, कि कामयाब होने के लिए हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, हमें बड़ा सोचना चाहिए, उस पर काम शुरू कर देना चाहिए और आज ही काम शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।